हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। बच्चों, मैं हर्ष, आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर, आपके सामने आ चुका हूं एक बहुत ही प्यारी सी क्लास लेके। और बेटा, ये पहले चैप्टर की पहली क्लास होने वाली है, जिसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैनेजमेंट क्यों करते हैं, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में कवर होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अगर चैप्टर की बात की जाए तो ये चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 1 पार्ट ए ऑफ बिजनेस स्टडीज। उसका पहला टॉपिक है व्हाट इज मैनेजमेंट, जहां पे आपको मैनेजमेंट के बेसिक्स समझाए जाएंगे। ठीक है भाई, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए एंड कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जो चीजें आपको लगती हैं कि कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा या आपको लगता है कि ये चीजें नोट करनी चाहिए, तो उनको नोट भी साथ साथ करते रहिएगा। तो भाई, सबसे पहली बात आती है कि सर ये मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, क्लास 11 में आपने पढ़ाई की थी, तो उसमें आपने देखा कि भाई बिजनेस करने के, धंधे करने के, ट्रेड एंड कॉमर्स करने के अलग अलग क्या तरीके हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप आपने पढ़ा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसके अलावा आपने ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ा, ई कॉमर्स पढ़ा, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा, इंटरनल ट्रेड पढ़ा। लेकिन क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज की बात की जाए तो बेटा, यहां पे आपको मैनेजमेंट पढ़ना है। पार्ट ए में मैनेजमेंट पढ़ना है, जिसमें आपका आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, और ये जो पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस। पार्ट बी में आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर सीयूटी की बात की जाए तो इसमें एक चैप्टर और जुड़ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है भाई, लेकिन अभी आपको क्लास 12 के लिए 12 चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, सबके नाम मैंने आपको बता दिए। तो सबसे पहला चैप्टर यही है। अब सर ये मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो बेटा देखो, मैनेजमेंट नाम से ही पता लग रहा है मैनेज करना चीजों को, है ना। अब मैनेजमेंट बेटा हर जगह है दुनिया में। अब बिना पढ़े ही आपको पता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई इस काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेना, कर लोगे ना मैनेज। तो बेटा ये जो मैनेजमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस स्टडीज में ही है, ये दुनिया के किसी भी काम को देखिए, बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे बेटा मैं कहता हूं, एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके घर में शादी है। अब शादी के घर में अनेकों काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, मतलब हलवाई को भी देखना है, टेंट भी लगवाना है, कुर्सियां भी लानी है, स्पीकर भी लाने हैं। ठीक है भाई, मीठा भी लाना है, पानी का जुगाड़ भी करना है। हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास होती हैं। तो आप सारा काम अकेले नहीं कर सकते हो, आप क्या करते हो, मैनेजमेंट। कैसे भाई, आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो लोगों में। ठीक है, और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। एक आपको बस एडिशनल नॉलेज दे दे रहा हूं अभी, डिवीजन ऑफ वर्क। पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, हेनरी फ्योल ने दिया था। अब आप समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। भाई एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि भाई अगर शादी का घर है तो बहुत सारे काम है, और सारे कामों को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट के स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन चलिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में यही मैनेजमेंट कौन करता है, आपके मैनेजर्स मैनेजमेंट करते हैं। किसको मैनेज करते हैं, एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, वर्क को मैनेज करते हैं, और ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। तो भाई जैसा कि मैनेजमेंट नाम से पता लग रहा है, तो भाई यहां पे देखिए मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो ये देखिए, मैनेज, एक तो वर्ड निकल के आ रहा है मैनेज, MANAGE, एक निकल के आ रहा है मैन। ठीक है भाई, मैन, मैन बोले तो लोगों को मैनेज करना भी मैनेजमेंट में आता है। एंड T फॉर थिंग्स, काम को मैनेज करना। तो बेटा दो तरीके की चीजों को मैनेज करना है। एक तो मैन को, मैन मतलब लोगों को मैनेज करना है, और टी बोले तो थिंग्स को मैनेज करना है। वर्ड में ही चीजें छुपी हुई है, मैनेजमेंट। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। और बेटा हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम प्लानिंग करते हैं चीजों की, जहां पे हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं चीजों की। चलिए एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपको जो है कोई डिश घर में बनानी है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ डोसा। मान लीजिए आपके घर में आपने मम्मी से बोला कि मम्मी मम्मी डोसा बना दो मेरे लिए, आज डोसा खाने का मन कर रहा है। तो बेटा डोसा माता जी कैसे बनाएंगी, भाई सबसे पहले वो प्लानिंग करके रखेंगी। ठीक है ना, पहले उसकी प्लानिंग करेंगी कि हाँ भाई क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, कब बनाएंगे, सुबह या शाम को, रात के डिनर में खाना है या लंच में खाना है या ब्रेकफास्ट में खाना है। तो भैया प्लानिंग कर ली माता जी ने कि क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से काम कौन कौन इंसान करेगा। ठीक है भाई, बर्तन उस तरीके के हैं कि नहीं है, जैसे तवा हवा चाहिए होता है डोसा बनाने के लिए। ठीक है भाई, फिर आते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। फिर आपकी माता जी क्या करेंगी, रिसोर्सेज लेके आएंगी। डोसा बनाने के लिए, सांभर बनाने के लिए जिन मसालों की जरूरत पड़ती है, सांभर मसाला, सब्जियों की जरूरत पड़ती है, जो पेस्ट की जरूरत पड़ती है, वो कैसे बनेगा, तो रिसोर्सेज को लेके आएंगी, है ना। और देखेंगे कि भाई सबसे बेस्ट डोसा कैसे बनाया जाए। फिर क्योंकि मेहनत तो उतनी लग रही है, अब मेहनत तो लगी रही, तो चाहे खराब बने चाहे अच्छा, तो प्रेफरेंस क्या होगी कि अच्छा ही बने।
ठीक है भाई, अब कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो फेल होने के लिए तो ना करता है, वो तो पास होने के लिए करता है और अच्छे नंबर से पास होने के लिए करता है। तो वैसे माता जी पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि डोसा अच्छा बनाया जाए। अब देखेंगे यार काम बहुत है और लोग भी ज्यादा है, तो अपने काम को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा तुम एक काम करो, सब्जियां काट दो, तुम एक काम करो, प्याज काट दो, तुम एक काम करो, ये बर्तन कुछ सही करके रख दो। तो वो क्या कर देंगी, स्टाफिंग कर देंगी, फिर डायरेक्टिंग लोगों को निर्देश देंगी, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, और अंत में जब डोसा बन जाएगा तो कंट्रोलिंग में देखा जाएगा कि डोसा कैसा बना। ठीक है ना, जो हमने प्लान बनाया था क्या उसी तरीके का डोसा बना या नहीं बना। तो ये होता है बेटा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट भी यही होता है, आपको प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ताकि आप स्पेसिफाइड गोल्स, और यहां पे स्पेसिफाइड गोल क्या है, डोसा बनाना। ठीक है ना, स्पेसिफाइड गोल्स को अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या है, इफेक्टिवली मतलब कम से कम समय में, और एफिशिएंटली मतलब कम से कम, इफेक्टिवली मतलब होता है बेटा कम से कम समय में, और एफिशिएंटली मतलब होता है कम से कम पैसे में। ठीक है ना, तो चलिए आइए देखते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज। बेटा मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये वन टाइम का काम नहीं है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स एंड एक्टिविटीज। किसको बेटा प्लान करना है, रिसोर्सेज को। बेटा डोसा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो मैंने आपको बताया भाई, पेस्ट कैसे बनेगा, बर्तन क्या चाहिए होंगे, सब्जियां क्या चाहिए होंगी, प्याज क्या चाहिए होगी, नारियल की चटनी भी बनती है डोसे के साथ, तो नारियल कहां से आएगा। तो रिसोर्सेज को और एक्टिविटीज को आपको क्या करना है, मैनेज करना है। क्यों करना है, क्यों करना है, ताकि गोल्स अचीव हो सके। और बेटा मेरे एग्जांपल को अगर देखा जाए तो गोल क्या है, डोसा बनाना। क्या है गोल, डोसा बनाना। अच्छा अब आप कहेंगे सर ऑर्गेनाइजेशन में भी डोसा बनाया जाता है क्या। नहीं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। बस आप एग्जांपल से समझ रहे होंगे कि मैं कैसे कोरिलेट कर पा रहा हूं। ठीक है, तो यहां मैंने एग्जांपल दिया अपने घरों का, ताकि आपको यह समझ में आए कि मैनेजमेंट हर जगह है। सिर्फ मैनेजमेंट धंधे में नहीं देखा जाता है, मैनेजमेंट घर में भी होता है और छोटे छोटे कामों में होता है मैनेजमेंट। तो यहां पे स्पेसिफाइड गोल क्या था, डोसा। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो प्रॉफिट इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इफेक्टिव मतलब मैंने बताया टाइम कम लगे, और एफिशिएंट मतलब पैसा कम लगे। तो आपको क्या करना है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है प्लानिंग करने की, ऑर्गेनाइजिंग करने की, रिसोर्सेज को और एक्टिविटीज को, ताकि आप स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर सकें और इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। चलिए तो ये हो गया बेटा, आप समझ गए होंगे मैनेजमेंट होता क्या है, पूरा हमें कैसे कैसे गोल अचीव करना है। बस गोल अचीव कर लो, कुछ भी करो, रिसोर्सेज को और एक्टिविटीज को मैनेज करो। अब बेटा बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की जो बड़े बड़े ऑथर्स ने दिए थे। देखिए जैसे यहां पे एक मैनेजर है और वो कितने सारे कामों को मैनेज कर रहा है, घड़ी मतलब टाइम भी मैनेज कर रहा है, कैलेंडर भी मैनेज कर रहा है, नोट्स भी मैनेज कर रहा है, अपने खाने पीने का भी ध्यान दे रहा है। समझ रहे हो ना बात को। अब बेटा बात करते हैं हैरोल्ड कुंट्ज और एफडब्ल्यू टेलर की। तो हैरोल्ड कुंट्ज ने कहा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक कला है, मैनेजमेंट किसी चीज का नाम नहीं है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, और आर्ट कभी दिखती नहीं है, आर्ट सिर्फ महसूस की जाती है। मैं अच्छा गाना गाता हूं तो गाना गाते हुए दिख तो जाऊंगा, मतलब गाना नहीं दिखेगा। अच्छा गाना गाता हूं तो तुम्हें महसूस होगा कि हाँ भाई ये आदमी अच्छा गाना गाता है। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट एक आर्ट है, काहे की आर्ट है, लोगों से काम निकलवाने की, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजर खुद अकेले सारा काम नहीं कर सकता है, उसको अपने काम को लोगों को देना पड़ेगा और लोग वो काम करेंगे, है ना। तो भैया गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद द पीपल इन द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। और वो लोग कौन होंगे, राह चलते लोग तो होंगे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मली ऑर्गेनाइज तरीके से लोग जो अपॉइंट किए गए हैं उन्हीं से हम काम निकलवाएंगे। तो अब आप ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे होगे भाई, हैरोल्ड कुंट्ज ने कहा कि मैनेजमेंट एक कला है काम निकलवाने की। कौन करेगा ये काम, एम्प्लॉइज करेंगे। कहां हैं ये एम्प्लॉइज, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में। और फॉर्मली ऑर्गेनाइज कहां होता है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है बेटा, फॉर्मली ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज रहे वो फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से नहीं। समझ रहे हो, जैसे हम कहते हैं भैया कि मतलब भाई से क्या कहते हैं, हम लेटर लिखते थे तो भाई, तो मतलब भाई के लिए लिखते थे, क्या लिखते थे, डियर ब्रदर, मतलब प्रिय भ्राता या प्रिय भाई। ठीक है ना, लेकिन अगर हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते थे तो क्या लिखते थे, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, आदरणीय प्रधानाचार्य। ठीक है भाई, तो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। फिर अब बात करते हैं एफडब्ल्यू टेलर की। अच्छा, एफडब्ल्यू टेलर ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और 9 टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी दिए हैं। ठीक है जी, ओके।
चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं डब्ल्यू टेलर के कुछ डेफिनेशंस की। तो सबसे पहला डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट क्या है? एक कला है, ये जानने की कला है कि तुम्हें चाहिए क्या, व्हाट यू वांट टू डू। मतलब मैनेजर चाहता क्या है ऑर्गेनाइजेशन से? प्रॉफिट चाहता है, सर्वाइवल चाहता है, क्या चाहता है? ठीक है ना, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या चाहता है? व्हाट यू वांट टू डू, मैनेजर चाहता क्या है, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट, और फिर देखना है कि वो ये काम कर पाते हैं कि नहीं। कौन? एम्प्लॉइज ये काम कर पाते हैं कि नहीं। मैनेजर चाहता क्या है और एम्प्लॉइज ये काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, सबसे सस्ते तरीके से और सबसे अच्छे तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, एफडब्ल्यू टेलर कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है ये देखने की कि मैनेजर चाहता क्या है, और फिर ये देखना कि वो इस काम को अचीव, मतलब एम्प्लॉइज इस काम को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, बेस्ट तरीके से और सबसे सस्ते तरीके से। आई होप बच्चों की आपको ये क्लियर हो गया होगा मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं बच्चों, मैनेजमेंट होता क्या है तो देख लिया। अब बात करते हैं इफेक्टिव क्या होता है और एफिशिएंट क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होती है और एफिशिएंसी क्या होती है। चलिए मैं आपको पहले तो थोड़ा ऐसे ही बता देता हूं, फिर आपको कंपैरिजन पे ले चलता हूं। ठीक है भाई, तो चलते हैं, देख लेते हैं। ओके, तो बेटा अगर मैं इफेक्टिव की बात करता हूं तो इफेक्टिव किसको कहा जाएगा? जो टाइम को बचाए। किसको कहा जाएगा? जो टाइम को बचाए। आई होप कि दिख रहा होगा। ओके, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, कोई नहीं, इधर आ जाते हैं। इफेक्टिव और एफिशिएंट में इधर देख लेते हैं। देखो बेटा, इफेक्टिवनेस क्या होती है और एफिशिएंसी क्या होती है, इस डिफरेंस से हमको पता लग जाएगा। इफेक्टिवनेस मतलब होता है इट रिफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। यहां पे मेन कंसीडरेशन क्या है? टाइम इज द मेन कंसीडरेशन। यहां पे हमको काम को पूरा करना है सही समय पे, नो मैटर व्हाट इज द कॉस्ट। कॉस्ट कितनी लग रही है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें बस समय से पूरा करना है। ठीक है, समय से पूरा हो जाएगा तो मैनेजर को क्या कहा जाएगा? इफेक्टिव कहा जाएगा। अब एफिशिएंसी पे आते हैं। इट रिफर्स टू कंप्लीट द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। और यहां पे क्या देखना है? यहां पे बेटा कॉस्ट देखनी है, वहां पे टाइम देखना है, यहां पे कॉस्ट देखनी है। एक मैनेजर को इफेक्टिव तब कहा जाएगा जब वो समय से काम पूरा करे, और एक मैनेजर को एफिशिएंट कब कहा जाएगा? जब वो पैसा बचा के काम करे, कॉस्ट एफिशिएंट। यहां पे देखते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव है कि भैया एंड रिजल्ट्स अचीव हो पाए, ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए समय पे, और यहां पे है कि भैया कॉस्ट बेनिफिट निकाल के चले कि भैया कितना पैसा लगाया और कितना पैसा निकला। जैसे मैं कहूं कि भाई 100 रुपए लगाया और 200 रुपए निकला, तो मतलब 100% हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो यहां पे कॉस्ट देखना है, यहां पे मेन कंसीडरेशन है टाइम और यहां पे मेन कंसीडरेशन है कॉस्ट। आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, कि इफेक्टिव कब कहा जाएगा? जब वो बंदा टाइम बचाए, और एफिशिएंट कब कहा जाएगा? जब वो बंदा पैसा बचाए। कौन बंदा? मैनेजर। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ठीक, तो सबसे पहला देखो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है बच्चों फीचर्स, या आप अगर हिंदी में कहें तो आपने वो पढ़ते होंगे हिंदी में, व्याकरण में पढ़ते होंगे ना, विशेषण। तो विशेषण की डेफिनेशन क्या होती थी कि किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल खेलता है वो ठीक है, राम है वो भी ठीक है, अच्छा खेलता है, अच्छा, तो ये क्या है? विशेषण। तो बेटा उसी तरीके से विशेषण, विशेषताएं बताने के लिए आपकी आती है कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स। किसके बात करने वाले हैं? मैनेजमेंट के। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है बच्चों? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हमेशा गोल को अचीव करने की बात करता है। ठीक है बच्चों, मैनेजमेंट क्या करता है? हमेशा ही गोल को अचीव करने की बातचीत करता है। मतलब कि मैनेजमेंट का मेन टारगेट क्या है? गोल अचीव हो जाए कंपनी का, दैट्स इट। भाई मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं? तफरी करने के लिए तो कर नहीं रहे हैं बेटा, कुछ काम करने के लिए कर रहे हैं ना। अब मम्मी अगर मैनेजमेंट कर रही है तो काहे लिए कर रही है? डोसा बनाने के लिए ना, तो किसी गोल को अचीव करने के लिए। अब 4 दोस्त बैठ गए तो इसमें काहे का मैनेजमेंट है ना? 4 दोस्त मिलकर कुछ काम करें, कुछ गोल अचीव करने की बात करें, तो ये मैनेजमेंट है। आप अपनी पढ़ाई को देखिए, अभी आप 11th क्लास का पेपर देख के आए हो, आगे आपको 12th क्लास और सीयूटी का पेपर देना है, तो क्या बिना मैनेजमेंट के काम हो जाएगा? आखिरकार आप भी तो ढूंढते हो ना कि कोई बेस्ट स्ट्रेटजी की वीडियो मिल जाए जिसको फॉलो करके हम अच्छे नंबर ले आए। तो वो स्ट्रेटजी क्या बताती है? आपको अपने टाइम को मैनेज करना, पढ़ाई को मैनेज करना समझाती है।
मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? तो भाई यही तो होता है मैनेजमेंट। पढ़ाई में भी मैनेजमेंट है। और आपका गोल क्या है कि भैया हमको 9th में हमको 12th में 95% प्लस नंबर मिल जाए और सीयूटी में बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो इसी के लिए तो यही तो होता है ना मैनेजमेंट। चलिए, तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड है। यहां पे आप डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और एक मैनेजर का काम होता है कि सारे काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए, किसी को भी एन मौके पे आके काम करने की नौबत ना पड़े, ठीक है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, कि मैनेजमेंट का काम यह है देखना कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। मैनेजमेंट इज ऑलवेज नेसेसरी व्हेन इट कम्स टू मीटिंग गोल्स फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमेशा जरूरी होता है किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। अब आते हैं बच्चों, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। देखो, एक कहावत है बिजनेस स्टडीज की कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। अगर किसी चीज से मैनेजमेंट को हटा दिया जाए तो वो चीज कुछ बचती ही नहीं है। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। समझ रहे हो बात को? कि भैया अगर किसी चीज से मैनेजमेंट को हटा देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। हर चीज में मैनेजमेंट है। 100% में 99% मैनेजमेंट है। चलिए, तो एनीथिंग मींस ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज, चाहे कोई एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी हो और चाहे कोई एक्टिविटी नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, हर चीज में मैनेजमेंट लगेगा। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। बिजनेस एक्टिविटी मतलब जहां से पैसा कमाया जाए, और नॉन बिजनेस एक्टिविटी मतलब जहां से पैसा ना कमाया जाए। जैसे हमारी माता जी हमारे घर में हमारे लिए खाना बनाती हैं तो उनको कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, परंतु काम तो कर रही है ना। तो ये लिखा हुआ है यहां पे कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव का मतलब है दुनिया में हर जगह है, चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। समझ रहे हो? तो जैसे माता जी का एग्जांपल दिया कि मम्मी जो है घर में खाना बनाती है, तो वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, वो कोई हमको पैसा नहीं चार्ज कर रही है हमसे, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। यहां पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू कंडक्ट ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज, हैंस इट इज परवेसिव, दैट इज यूनिवर्सल। हर जगह है मैनेजमेंट। चलो अब आगे देखते हैं, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। बेटा मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमेशा लंबे समय तक चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी तो मैनेजमेंट चलता रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है, मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, मैनेजमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट चलता रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स बदलते रहेंगे, समय का चक्का चलता रहेगा और मैनेजमेंट का चक्का भी चलता रहेगा। मैनेजमेंट ends never ends. Management never ends as an activity. It is a continuous process. Functions such as planning to monitoring happen simultaneously as an ongoing process. Management activities continue until the organization is dissolved. कहा जा रहा है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व ना हो जाए। डिसॉल्व मतलब होता है जैसे पानी में नमक घुलता है ना, वैसे जब ऑर्गेनाइजेशन घुल ना जाए इस दुनिया में, मतलब खत्म ना हो जाए, तब तक मैनेजमेंट खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि बेटा प्लानिंग हमेशा आपको करती रहनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर हम ये कहें कि ये मैनेजर है और ये मैनेजमेंट कर लेगा, या ये एम्प्लॉय है ये मैनेजमेंट कर लेगा, नहीं कर पाएगा। मैनेजर को भी किसी और की जरूरत पड़ेगी अपने कामों को करवाने के लिए। मैनेजर तो पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाएगा कोई और। तो कहने का क्या मतलब है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, ये एक बंदे का काम नहीं है। इट मींस दैट इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन। सिर्फ एक बंदे की बस की बात नहीं है, यहां पे कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है लीडर्स के बीच में, मैनेजर्स के बीच में और टीम मेंबर्स के बीच में। भाई किसके किसके बीच में? लीडर के बीच में, मैनेजर्स के बीच में और टीम मेंबर। जैसे मैं अगर किसी टीम का मेंबर हूं तो मेरी भी उतनी ही योगदान लगेगा जितना एक मैनेजर का लगेगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। ऐसा फीचर है, ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देखने को मिलता है। आपको लगता होगा कि भैया जो देश है वो सरकार चलाती है, सरकार चलाती है तो भैया आपको मोदी जी का ध्यान आता होगा, मोदी जी का नाम आपके मन में आता होगा कि मोदी जी पूरी सरकार चला रहे हैं, मोदी जी पूरा देश चला रहे हैं। लेकिन बेटा ये सत्य नहीं है, ठीक है। एक देश को चलाने के लिए सिर्फ मोदी जी के अगर ऊपर छोड़ दिया तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि बेटा इतना बड़ा देश है, ठीक, इतना बड़ा देश है कि अकेले मोदी जी की बस की बात नहीं है। क्या करते हैं, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को काम बांट देते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रक्षा मंत्री, डिफेंस बताया मैंने आपको, ठीक है, सड़क मंत्रालय, गंगा मंत्रालय, हर तरीके का मंत्रालय आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्रल लेवल पे। फिर हर स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट है, जैसे यूपी की योगी आदित्यनाथ की, बंगाल में ममता बनर्जी की, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, मध्य प्रदेश में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ मोदी जी नहीं चला रहे हैं, मोदी जी तो सुप्रीम पावर में बैठे हुए हैं, वो एक बात सही है, लेकिन और भी लोग हैं जो इस देश को चला रहे हैं,
और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को हम भूल नहीं सकते हैं बेटा, नौकरशाही, जैसे आईएएस, पीसीएस, कैबिनेट सचिव, है ना, उन लोगों की भी पूरी योग्यता रहती है, पूरा योगदान रहता है देश को चलाने के लिए। वही लोग हैं जो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं, बाकी टीवी पे आके बोलने का काम करते हैं ये मिनिस्टर्स, है ना। बाकी बेटा आईएएस, पीसीएस जो बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, सचिव जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, कैबिनेट के जो सचिव होते हैं, वही पॉलिसीज को बनाते हैं। बाकी के लोग तो पॉलिसीज को बोलते हैं, सिर्फ बोलने का काम है। चलिए, तो ग्रुप एक्टिविटी आप समझ गए होंगे। फिर आता है बेटा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है? वो एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। मैनेजमेंट जैसे देखा ना आपने डॉक्टर स्ट्रेंज, वो मल्टी डायमेंशन में घूम रहे हैं, मल्टीवर्स में घूम रहे हैं। तो वैसे ही मैनेजमेंट क्या है, जैसे होता है ना 3D, 3 डायमेंशनल, 6D, 6 डायमेंशनल, 8D, 8 डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट है बेटा 3 डायमेंशनल। 3D क्या है? 3D में मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। काम को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को मैनेज करना भी मैनेजमेंट के अंदर आता है। चलिए फिर देखते हैं लास्ट के हमारे दो जो चीजें बची हुई हैं वो क्या है भाई? वो है आपके मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। बेटा मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता है, मैनेजमेंट को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैनेजमेंट या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, तो काम आपका सफल होगा या तो फेल हो जाएगा। देखिए, इट इज एन इंटेंजिबल it is intangible in that it cannot be seen but felt। इंटेंजिबल क्या होता है? जिसको देखा ना जा सके बट महसूस किया जा सके। टेंजिबल जिसको छुआ और देखा जा सके। तो मैनेजमेंट क्या है? देखा नहीं जा सकता है, मैनेजमेंट सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अच्छा है मैनेजमेंट या बुरा है मैनेजमेंट कैसे पता लगेगा? रिजल्ट अचीव हुआ कि नहीं उससे पता लग जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो लिखा हुआ देखिए, व्हेन ऑब्जेक्टिव्स आर मेयरली met by employees it shows the management of an organization is efficient। अगर एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले जाते हैं तो पता लग जाएगा कि मैनेजमेंट हमारा एफिशिएंट है। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। देखो बेटा होगा क्या? बिजनेस इन्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहेगा, तो मैनेजमेंट को भी अपने आप को हमेशा क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा जमाने के साथ, जमाने से कदम मिला के चलना पड़ेगा मैनेजमेंट को। एक एग्जांपल देता हूं बेटा, जैसे कोविड-19 आया तो लॉकडाउन लगा। अब किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट थोड़ा एडवर्स हो गया। तो अगर आपकी कंपनी ने लॉकडाउन की गंभीरता को नहीं समझा तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, ये आप भी जानते हैं, और बहुत सारी कंपनियां इसी में उड़ गई लॉकडाउन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि भैया आगे फ्यूचर क्या होने वाला है चीजों को लेके। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मतलब होता है चेंजिंग। डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक मतलब होता है चेंजिंग, जो हमेशा बदलता रहे। It has to be dynamic function because external factors such as social, political, environment, legal and technological keep changing। बेटा अलग अलग बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं, आपको बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जहां पे आता है टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। तो क्योंकि ये इन्वायरमेंट हमेशा बदलते रहते हैं, वातावरण बिजनेस का हमेशा बदलता रहता है, तो मैनेजमेंट को भी अपने आप को हमेशा क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं बेटा, और आगे आज के लिए जो है, ठीक है, आज के लिए आपके लिए बेटा इतना ही। ये देखिए, ये एक चार्ट और देख लीजिए आप, यहां पे बेटा मैनेजमेंट के सारे फीचर्स मैंने एक बार और लिखे हुए हैं। यूनिवर्सल गोल ओरिएंटेड, एक मिनट, हाँ भाई, तो यूनिवर्सल गोल ओरिएंटेड, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल फोर्स। तो बेटा ये सारे आप एक बार नोट कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, अभी इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बची हुई है। देखिए जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है मैनेजमेंट के बेसिक्स के बारे में, और आगे भी यूट्यूब पे पढ़ाते रहेंगे, परंतु बेटा एक बात आपको और मतलब बताना चाह रहा हूं कि भाई एम्बिशन बैच भी हमारा CUET अड्डा 24/7 का लॉन्च हो चुका है, और उस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं 2-2 घंटे की, सारे टीचर से, चाहे वो मेरी हो, अमन सर की हो, पूजा मैम की हो, मतलब अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स के अलावा भाई क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की क्लास। और आपके लिए बहुत जरूरी है, आप जानते हो कि भाई अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स तो आपसे हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश का क्या, लेकिन क्वांट्स का क्या, लेकिन रीजनिंग का क्या, लेकिन जीके का क्या, लेकिन करंट अफेयर्स का क्या। तो बेटा आज का जो समय है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हो रहा है बेटा कि 2022 में 9-10 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था CUT में, 2023 में 15 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है CUT में, और 2024 में मेरा ये मानना है कि कम से कम बेटा 20 लाख बच्चा, 25 लाख बच्चा फॉर्म भर देगा CUT का, और आपको भी यही लग रहा होगा। ठीक है, तो कंपटीशन हो रहा है बहुत ही ज्यादा टफ, ये तो आप जान रहे हो, कंपटीशन टफ होता ही जा रहा है।
उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि भाई अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं एंड अपनी तैयारी को आज से मजबूत करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सीधी सी बात है बेटा, देखो कंपटीशन तो बढ़ेगा भाई। इंडिया जो है चाइना को भी ओवरटेक कर ले गया पॉपुलेशन के मामले में। तो बेटा पॉपुलेशन इतनी है तो बच्चे भी आपके जैसे ही हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में, और उनको सबको सीयूटी में एडमिशन चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा। डीयू के अगर कट ऑफ की बात करूं तो बेटा जब डीयू में एडमिशन लेना है तो 800 में से 750 अब नंबर लाने, और 750 अब नंबर कैसे आएंगे, जब तैयारी जो हो वो ठोस हो। और ठोस तैयारी बेटा 2 महीने पहले करने से, पढ़ाई करने से नहीं बनेगी, वो आपकी आज से पढ़ाई करने से बनेगी। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको गूगल पे जाना है और आपको अड्डा 24/7 डालना है। आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आपको जाना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे, यहां पे आपको सीयूटी दिख जाएगा, फिर आपको सीयूटी कॉमर्स दिख जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो सीयूटी कॉमर्स पे जाके आपको ये दिख रहा होगा हमारा एम्बिशन बैच। एम्बिशन बैच की अभी मेरी जैसे अभी 3 क्लासेस हुई हैं, वो आप इजीली कवर कर सकते हो और आगे की क्लासेस आप लाइव पढ़ सकते हो। ये आपके पास अभी भी मौका है। बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं, जैसे बेटा 500 प्लस आवर्स का लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होने वाले हैं, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं, 60 सेक्शनल टेस्ट। बाकी जानकारी आपको यहां सारी मिल जाएगी। हर टीचर किस दिन क्या पढ़ा रहा है ये सारे स्टडी प्लान आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे बच्चों के लिए ये सारी चीजें मिल जाएंगी। डेली क्विज़, मंथली मैगजीन, लाइव डाउट सेशंस, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे जीके वगैरह के लिए चाहिए होती है ना मंथली मैगजीन, तो बेटा आपको क्या करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है एंड ये आपसे कूपन कोड पूछेगा, कूपन कोड मांगेगा, कहेगा भाई कूपन कोड लगा दो तो थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे। तो Y769 आपको लगाना है एंड आपका जो ये एम्बिशन बैच पड़ेगा ये आपका पड़ेगा 8714 रुपीज का। बेटा कूपन कोड नोट कर लीजिए Y769 एंड अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये आपका प्राइस पड़ जाएगा। ठीक है, 8714। और ध्यान रखिएगा ये पूरे साल का बैच है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज चला है परसों खत्म हो जाएगा। पूरे साल का 8714 रुपए। आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा कम, जिसमें आपको लगभग मान के चलिए 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जीके, पॉलिटी, अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग। ठीक है, मात्र 8714 रुपए में साल भर का। चलो बच्चों, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे एंड जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है हमको। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको कॉमर्स की क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमन सर को भी बताइएगा, मुझे बताइएगा, पूजा मैम को बताइएगा मेरी वाली क्लास में, और आप और क्या क्या चाहते हैं मैनेजमेंट में, ये सारी चीजें भी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।